चलिए, इसके बाद आगे हम लोग एक केस स्टडी दी गई है इंदिरा गांधी कैनाल को लेकर, उसके कमांड एरिया को लेकर, वो पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने, पिछले पार्ट में जो है हमने वो आपका जो प्लानिंग से संबंधित एक केस स्टडी दी गई थी भरमौर रीजन की, हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में बात की थी। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित एक केस स्टडी यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल की दी गई है, उसके कमांड एरिया से संबंधित है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे चीजें। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि किसी भी कैनाल का कमांड एरिया क्या होता है। कमांड एरिया एक ऐसा एरिया होता है, द एरिया विच इज गेटिंग बेनिफिटेड। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया गेटिंग बेनिफिटेड, मतलब जैसे आपकी ये कैनाल है, कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर। ठीक, अब इस नहर से क्या क्या फायदा होगा। ठीक है, नहर से यह फायदा है कि उसके जो आसपास का एरिया होगा, जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा, वहां पर क्या होगा, इरिगेशन, क्योंकि बेसिक जो एक पर्पस है नहर बनाने का वो क्या होता है, इरिगेशन। ठीक है ना, यानी कि सिंचाई के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इरिगेशन वगैरह जितने भी आपके पूरे के पूरे एरिया में होगा, यानी कि जितने भी एरिया से इसको फायदा होगा, उस पूरे के पूरे एरिया को बोला जाता है उस कैनाल का कमांड एरिया। ठीक है, तो कमांड एरिया का मतलब यह है, इसको हिंदी में अगर देखें तो कमांड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको प्रीवियसली बोला जाता था राजस्थान कैनाल, क्योंकि मेजर पार्ट इसका जो है वो राजस्थान में है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम्स इन इंडिया, कंसीव्ड बाय कंवर सेन इन 1948। ये एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हुआ करते थे। द कैनाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। ठीक है, इन्होंने जो आइडिया दिया था वो 1948 में दिया था। जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है वो 1958 में हुआ है। द कैनाल ओरिजिनेट्स एट हरीके बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक, सबसे पहले तो आप लोगों को बैराज यहां पर एक नाम दिया गया है। सवाल आप लोगों से यह है कि आप मुझे यह बताएंगे कि हरीके बैराज में कौन सी दो मेजर रिवर्स, या इसके पास, मैं कहूंगा एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं, इसके पास कौन सी दो मेजर नदियां जो है वो मिलती हैं। ठीक है, और वो दो नदियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। वो जो इंडस है, जो सिंधु नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन सी दो रिवर्स हैं जो हरीके बैराज के पास मिलती हैं। दोज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। उनके नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, जो इसकी टोटल प्लांट लेंथ है सिस्टम की वो है 9060 किलोमीटर, कैटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, यानी कि इतना जो पूरा का पूरा है ये इसका क्या होगा, कमांड क्षेत्र। ठीक, आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70% वाज एनविसेज्ड टू बी इरिगेटेड बाय फ्लो सिस्टम एंड द रेस्ट बाय लिफ्ट सिस्टम। यहां पर दो सिस्टम बताए गए हैं, एक है फ्लो सिस्टम, एक है लिफ्ट सिस्टम। फ्लो सिस्टम का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई नहर जो है, जो कैनाल है वो बह रही है और उसी के थ्रू जो है वो पानी उसी मतलब जिस क्षेत्र में पानी की जरूरत है वो पहुंच रहा है। लिफ्ट सिस्टम का मतलब है कि पानी आपका उस कैनाल के थ्रू अपने आप नहीं पहुंच रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है कि कुछ पंप वगैरह लगा के, ठीक है, तब आपको पानी पहुंचाना पड़ रहा है। तो दैट इज नोन एज द लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, तो जिस समय ये कैनाल बनने की बात हो रही थी उस समय ये सोचा गया था, ये माना गया था कि 70% जो एरिया है, यानी कि कुल क्षेत्र का जो 70% है वो फ्लो सिस्टम से इरिगेट किया जाएगा और बाकी जो 30% है वो लिफ्ट सिस्टम से किया जाएगा, क्योंकि लिफ्ट सिस्टम की जरूरत वहां पर पड़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जो कैनाल के लेवल से ऊपर बह रहा है, अब वहां पर आप पानी कैसे पहुंचाएंगे, तो वहां पर पानी पहुंचाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा लिफ्ट सिस्टम। ठीक है, वहां पर पंप वगैरह का यूज करके जो है पानी को पहुंचाया जाता है। तो द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में काम किया गया है। पहला है द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पिछले पेज में इसका जो है मैप दिया हुआ है, वहां पर आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेज 1 है, जब आप ऊपर के एरिया से देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा गंगानगर। ठीक है, उसी के पास है आपका जो ये है जैसे हनुमानगढ़, और जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है उसका नॉर्दर्न पार्ट। ठीक, तो ये आपका स्टेज 1 था। इट हैज अ जेंटली अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब होता है वेव लाइक टोपोग्राफी। ठीक है, जहां पर वेव्स टाइप का आपका टोपोग्राफी होता है, लैंड सिस्टम है। ठीक है, एंड इट्स कल्चरेबल कमांड एरिया जो है वो 5.53 लाख हेक्टेयर्स था। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 2 जो है वो उसके नीचे की तरफ को आप आ जाएंगे तो अगर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग द कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ 14.10 लाख हेक्टेयर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि जो स्टेज 1 का कमांड एरिया था वो छोटा था और स्टेज 2 का जो कमांड एरिया था वो बड़ा था। ठीक है, यहां पर का जो क्षेत्र है वो कैसा था, इट कंप्राइजेस ऑफ डेजर्ट लैंड,
डॉटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है, जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं वो था यहां पर, और वो भी शिफ्टिंग टाइप के। और ये ऐसा क्षेत्र था जहां का टेम्परेचर जो है वो गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इन द लिफ्ट कैनाल द वाटर इज लिफ्टेड अप टू मेक इट फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ द लैंड। यही बात यहां पर बताई गई है कि लिफ्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि कहीं पर अगर मान ली ऊंचाई का क्षेत्र है तो वहां पर अगर आपको पानी पहुंचाना है तो आप उसको लिफ्ट करेंगे, यानी कि पंप वगैरह से लिफ्ट करेंगे और तब आप उसको पानी पहुंचाएंगे, ठीक है। ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनाल while all the canals on the right bank of main canal are flow canals, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हैं कि जिस दिशा में आपकी कैनाल बह रही है, सपोज कर लीजिए आप अगर इस तरीके से देखें, इस तरीके से अगर कैनाल बह रही है इस डायरेक्शन में, तो जो इससे निकलने वाली लेफ्ट कैनाल्स है, लेफ्ट बैंक कैनाल्स है, लेफ्ट बैंक कैनाल मतलब जो इसकी लेफ्ट साइड को होंगी, ठीक है, दिस विल बी लेफ्ट, ठीक, एंड दिस विल बी राइट। तो जो इसकी लेफ्ट बैंक कैनाल्स होंगी, यानी कि यहां से जो मेन कैनाल है, अगर ये वाली मान लीजिए आपकी मेन कैनाल है, दिस इज मेन कैनाल, तो जो इसकी इधर की लेफ्ट बैंक कैनाल्स होंगी ये कैसी हैं, दीज आर योर लिफ्ट कैनाल्स, ठीक है। और इसकी जो राइट कैनाल्स हैं, राइट बैंक कैनाल्स हैं, वो कैसी हैं, दे आर योर राइट कैनाल्स, कैसी हैं, दे आर योर फ्लो कैनाल्स, ठीक है। ये चीज यहां पर समझाई गई है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज में जो इरिगेशन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेज के जो कमांड एरिया में इरिगेशन स्टार्ट हुआ है वो हो गया था 1960 में, ठीक है। और सेकंड एरिया में जो हुआ है, सेकंड स्टेज के एरिया में वो हुआ है मिड 1980s में, ठीक। The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society, ठीक है, क्योंकि ये ड्राई रीजन है, आपको पता है राजस्थान में डेजर्ट का एरिया है, तो वो ड्राई रीजन था, और वहां पर जो ये कैनाल इरिगेशन को यूज किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उससे इस क्षेत्र की इकोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है वो सारी की सारी क्या हुई, बदलाव आया उसमें, वो बेहतर हुई। इट हैज इन्फ्लुएंस्ड द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। लेकिन इस क्षेत्र के एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जो पर्यावरण के हालात हैं, ठीक है, जो पर्यावरण के हालात है उस पर जो असर है वो दोनों तरीके से पड़ा, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिवली भी। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए अगर कैनाल वगैरह का यूज किया जा रहा है और स्पेसिफिकली ऐसे ड्राई एरिया में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव उसका इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ है। देखिए क्या है, the availability of soil moisture for long period of time and various afforestation and pasture development program under CAD is your command area development, ठीक है, have resulted in greening the land। अब क्या है कि देखिए रेगिस्तान का क्षेत्र है, डेजर्ट का एरिया है, तो वहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है, ठीक, और मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो उस क्षेत्र में क्या है कि फसलें वगैरह नहीं उगेंगी, पास्चर लैंड भी नहीं होगा। पास्चर लैंड का मतलब होता है जहां पर छोटी घास उगती है, जहां पर हमारे जो एनिमल्स वगैरह हैं वो ग्रेस करते हैं, ठीक है, जो पशु वगैरह हैं जो चरते हैं उनके लिए जो छोटा ग्रास वगैरह होती है दैट इज नोन एज पास्चर लैंड। अब अगर मॉइस्चर होगा ही नहीं तो ना तो पास्चर लैंड होगा ना एग्रीकल्चर लैंड होगा, तो उससे क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो भूमि है, जो आपकी जमीन है वो एक तरीके से बंजर आपको नजर आएगी। तो अब कैनाल के इरिगेशन की वजह से क्या फायदा हुआ कि वहां पर मॉइस्चर बढ़ा, ठीक है, जमीन में क्या हुआ, मॉइस्चर बढ़ा, नमी बढ़ी, तो उसकी वजह से पास्चर लैंड बढ़ा, एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ा, तो उस क्षेत्र में क्या हुआ, ग्रीनिंग द लैंड, यानी कि उस क्षेत्र में क्या आ गई, हरियाली, ठीक। दिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द विंड एरोजन एंड सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम। तो इससे क्या हुआ कि विंड एरोजन भी नहीं हुआ और कैनाल सिस्टम का सिल्टेशन भी नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा फसल उगी होगी, मतलब जितनी ज्यादा आपके लैंड के ऊपर अगर खाली लैंड होगी तो वहां पर क्या होगा कि विंड इरोजन होगा, ठीक है, जो सॉइल इरोजन होता है वो विंड से अगर हम देखें तो विंड इरोजन है, और उससे क्या है कि वो विंड वगैरह जो है उस विंड से जो मिट्टी वगैरह हमारी जो सॉइल वगैरह जाएगी वो कैनाल्स में जाएगी, तो उससे कैनाल की सिल्टेशन होगी, मतलब वहां पर जो सिल्ट है, जो क्ले है, जो सैंड है, वो आपकी जो कैनाल है, कैनाल के बेड के ऊपर बैठती चली जाएगी, दैट इज नोन एज सिल्टेशन, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि अगर हमारे उस पूरे के पूरे रीजन में अगर हमारी कृषि हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे क्या है कि मिट्टी जो है वो आपकी उस क्रॉप से पकड़ी रहेगी, ठीक है, यानी कि उस मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी, और उससे क्या है कि वो मिट्टी बहेगी नहीं, ठीक है, उसमें विंड इरोजन वगैरह नहीं होगा और सिल्टेशन ऑफ कैनाल भी नहीं होगा, ठीक। लेकिन ये तो था पॉजिटिव इफेक्ट। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि इंटेंसिव इरिगेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ट्विन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लेकिन इंटेंसिव एग्रीगेशन या इंटेंसिव इरिगेशन यानी कि बहुत ज्यादा इरिगेशन अगर की गई है तो उससे समस्या पैदा हुई है वाटर लॉगिंग की, यानी कि पानी इकट्ठा हो गया है। और दूसरी चीज है सॉइल सैलिनिटी, यानी कि मिट्टी में क्या है कि सैलाइन की जो मात्रा है, यानी कि सॉल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ गई है, ठीक है।
क्योंकि ये बात हमने पहले भी चीज़ों को समझा है कि अगर इरिगेशन ज़्यादा हो रही है तो उससे सॉल्ट की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि देखिए मिट्टी में क्या होगा कि पानी जब आ रहा है तो वो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ मिनरल्स भी लेके आएगा। डीमिनरलाइज्ड वाटर तो है नहीं वो, ठीक है, तो वो मिनरल्स अपने साथ लेके आएगा और धीमे धीमे क्या है कि वो मिनरल्स वहां पर छोड़ेगा मिट्टी में। और पानी का क्या है कि पानी तो कुछ समय बाद इवेपोरेट कर जाएगा, लेकिन वो सॉल्ट जो है वो मिट्टी में ही रह जाते हैं। तो उससे क्या है कि इंटेंसिव इरिगेशन अगर कभी भी हो रही है तो ध्यान रखिएगा किसी भी क्षेत्र की इंटेंसिव इरिगेशन इज नॉट गुड। अगर इंटेंसिव इरिगेशन हो रही है तो वो थोड़े समय के लिए तो सही है, लेकिन लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय की अगर हम बात करें तो उस समय में वो अच्छी नहीं है। उसमें क्या है कि मिट्टी की जो सॉइल की सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद आगे लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम हैज ब्रॉट अबाउट अ परसेप्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द रीजन। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है उसमें तो काफी बड़ा बदलाव यहां पर आया। सॉइल मॉइस्चर हैज बीन अ लिमिटिंग फैक्टर इन दी सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस एरिया, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉइल मॉइस्चर की थी, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर था नहीं तो इसलिए वहां पर क्रॉप्स अच्छी होती नहीं थी। और अब इरिगेशन होने की वजह से क्या हुआ कि सॉइल में मॉइस्चर बढ़ा है, मिट्टी में जो नमी है वो बढ़ी है, तो काफी अच्छे तौर पर वहां पर एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। Spread of canal irrigation has led to increase in the cultivated area and the intensity of cropping, ठीक है। कैनाल इरिगेशन बड़ा है, फैला है, तो उससे क्या हुआ है कि जो कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है, यानी कि जितने क्षेत्र में कृषि हो रही थी वो भी बड़ा है और जो इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है वो भी बढ़ी है। मैंने आपको क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है बताया था कि अगर आप एक ही लैंड पर यानी कि एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पर अगर आप साल में जो साल के 2-3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, अगर आप हर क्रॉपिंग सीजन में वहां पर फसल उगा रहे हैं तो दैट इज नोन एज क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने बात की थी नेट सोन एरिया की, ग्रॉस सोन एरिया की, ये बातें अब आप लोगों को पता होंगी आई थिंक। तो आप समझ सकते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर है पानी के लिए, ठीक है, इरिगेशन के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि जिस समय बारिश का सीजन होगा सिर्फ वहीं पर फसल उग सकती है, ठीक। और खासकर रेगिस्तान का जो एरिया है, जो डेजर्ट का एरिया है राजस्थान का, वहां पर तो वैसे भी बारिश वगैरह काफी कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र में अगर इरिगेशन मिल रही है तो काफी अच्छा वहां पर जो है वो मॉइस्चर वगैरह डेवलप रहेगा और क्रॉप इंटेंसिटी उससे अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है कि द ट्रेडिशनल क्रॉप्स सोन इन द एरिया, कौन कौन सी ऐसी पारंपरिक फसलें हैं जो वहां पर उगती थी पहले से, ग्राम, जैसे कि चना है, बाजरा है, ज्वार है, हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वीट, कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस, ठीक है। राइस देखिए आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में राइस उग रहा है, समझ सकते हैं आप। और राइस आपको पता है एक बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, यानी कि जिसके लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। पहले से यहां पर इस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती थी विच वर ड्राउट रेजिस्टेंट, मतलब जो सूखे को झेल सकती थी, जैसे कि बाजरा और ज्वार टाइप की क्रॉप्स, ठीक। लेकिन अब वहां पर क्या है कि वीट, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, इस तरह की क्रॉप्स जो है वो उगाई जा रही है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव इरिगेशन। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया है, कैसे पॉसिबल हो पाया है? इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से। दिस इंटेंसिव इरिगेशन नो डाउट इनिशियली हैज लेड टू ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, यानी कि वही मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में तो क्या हुआ कि इससे जो एग्रीकल्चरल हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है वो काफी ज्यादा बढ़ी, जो लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ी, लेकिन वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो भी यहां पर बढ़ी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। ध्यान रखिएगा इंटेंसिव इरिगेशन के अगर आप लोगों से कभी भी नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव इंपैक्ट्स पूछे जाए तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। पहला है वाटर लॉगिंग और दूसरा है इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी, कि मिट्टी की जो सॉल्ट कंडीशन है, जो सेराइन कंडीशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक। तो दस इन द लॉन्ग रन इट हैम्पर्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जितना ज्यादा मिट्टी में सॉइल बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा मिट्टी में जो है वो जो मिट्टी है या जो सॉइल है उसमें सॉल्ट का होना ज्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए हमने एक प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है, दैट इज नोन एज योर लीचिंग ऑफ सॉइल। लीचिंग का मतलब होता है कि मिट्टी में से जो सॉल्ट वगैरह है वो निकलते रहते हैं, दैट इज नोन एज लीचिंग। तो मिट्टी की जो लीचिंग है, जो सॉइल की लीचिंग है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या है कि उसमें जो सॉल्ट वगैरह है वो निकल जाएंगे और सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड जो है, हम कह सकते हैं कि लैंड की जो सस्टेनेबिलिटी है इन द लॉन्ग रन वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर कुछ मेजर्स दिए गए हैं, कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जिसमें प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो क्या क्या है देख लेते हैं कि द इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय वेरियस स्कॉलर्स, कि काफी सारे जो शिक्षाविद हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैज ऑल्सो largely been validated by the course of development of this region has taken place during the last 4 decades.
which has resulted in degradation of physical environment। और पिछले 4 दशकों में इस क्षेत्र में जिस तरीके से जो भौतिकी पर्यावरण है यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका डिग्रेडेशन हुआ है, वो इनकी बातों को जो शिक्षाविदों ने जो सवाल उठाए थे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की, उसको ये कहीं काफी हद तक, ठीक है, सच भी करते हैं। इट इज ए हार्ड फैक्ट दैट अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कमांड एरिया रिक्वायर्स मेजर थ्रस्ट अपॉन द मेजर्स टू अचीव इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अगर अचीव करना चाहते हैं, मतलब अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी अटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development in the command area are meant to restore ecological balance। यानी कि जो 7 यहां पर पॉइंट दिए गए हैं, जो 7 कदम उठाने की बात की गई है, उनमें से 5 पॉइंट ऐसे हैं जो इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने की बात करते हैं। क्योंकि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पहले हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट क्या क्या है यहां पर देख लीजिए। पहला है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। कि वाटर मैनेजमेंट या जो जल संसाधन की जो पॉलिसी, जो नीतियां हैं, उनका हमें कड़ाई से इंप्लीमेंटेशन या लागू उनको करवाना पड़ेगा। ठीक, द कैनाल प्रोजेक्ट इनविसेज प्रोटेक्टिव इरिगेशन इन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। ठीक है, पहले यह बात सोची गई थी, इस बात की कल्पना की गई थी कि जो स्टेज 1 है वहां पर प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जाएगी। प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब है कि इतनी इरिगेशन की जाएगी कि जिससे आपकी फसल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, वो बर्बाद ना हो। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंसिव इरिगेशन जो है ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर्स की वो की जाएगी सेकंड स्टेज में। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ये बोला गया है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि राइस वगैरह यहां पर उगाई जाने लगी है। ठीक है, और राइस जो है दैट इज अ वेरी गुड वाटर इंटेंसिव क्रॉप, उसके लिए काफी ज्यादा पानी की जरूरत है। तो ये बोला गया है कि क्रॉपिंग पैटर्न को जो है वो इस तरीके से पूरा का पूरा चेंज ना किया जाए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यहां पर ना उगाई जाए। एंड इट शैल बी अडहेर्ड टू एंड द पीपल शैल बी एनकरेज टू ग्रो प्लांटेशन क्रॉप्स। यहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, वो यहां पर उगाए जाने चाहिए। ठीक, इसके बाद जो सीएडी प्रोग्राम्स है, सीएडी प्रोग्राम्स यानी कि जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे कि वाटर कोर्सेस की लाइनिंग यानी कि उनको पक्का बनाना। ठीक, वाटर डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड वराबंडी सिस्टम, दैट इज योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट शैल बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द कन्वेयंस लॉस ऑफ वाटर। यानी कि जब पानी अपने रास्ते में बह रहा है तो वो बर्बाद ना हो। ठीक है, वो बर्बाद ना हो, तो इसलिए क्या करें कि सारे के सारा जो पानी की जो आउटलेट्स हैं, जो कमांड एरिया में जो आउटलेट्स वगैरह हैं, उसमें पानी जो है वो इक्वल बहे, मतलब इक्वल हर क्षेत्र में जो है पानी बराबर जाएगा। तो उससे क्या है कि पानी बर्बाद एज सच नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। ये बोला गया है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या यानी कि जो जल जमाव की समस्या है, और जो सॉइल सैलिनिटी की समस्या है यानी कि जो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ रही है, सॉइल की सॉल्ट की मात्रा बढ़ रही है, उसको रिक्लेम करना है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को, उस लैंड को वापस से रिक्लेम करना है। ठीक है, द इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट इज नेसेसरी पर्टिकुलरली इन दी फ्रेजाइल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेज 2। जो स्टेज 2 का जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है वहां पर यह जरूरी है कि हमें इको डेवलपमेंट करना है, यानी कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो करना है। और वो किस तरीके से करना है? अफॉरेस्ट्रेशन करके, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह हमें उगाने हैं, शेल्टर बेल्ट का प्लांटेशन करना है और पास्चर डेवलपमेंट करना है। पास्चर डेवलपमेंट मतलब वही मैं बता रहा हूं कि यहां पर पास्चर लैंड जो है कि ऐसी जमीन जिसमें हमारे जो पशु वगैरह हैं, जो हमारा लाइव स्टॉक है वो उस पर ग्रेजिंग करता है, उस तरीके के एरियाज का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, आगे दिया गया है कि the social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided adequate financial and institutional support for cultivation of land। ठीक है, कि सोशल सस्टेनेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो तभी अचीव की जा सकती है जब वहां पर जिन लोगों की भी जमीन है, ठीक है, जिनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है, यानी कि जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उन लोगों को एडिक्वेट फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिए जाने की जरूरत है, ताकि वो लोग क्या कर सकें कि जो कृषि वगैरह है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, इसके बाद द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कृषि का
अगर हम लोग विकास करते हैं, या सिर्फ और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का अगर हम विकास करते हैं, तो उससे इस क्षेत्र की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो अटेन नहीं की जा सकती, वो अचीव नहीं की जा सकती है। द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप अलॉन्ग विद अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान नहीं दे सकते हैं, हमें उसके साथ साथ इकोनॉमी के जो और क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के और क्षेत्र हैं, उनका भी वहां पर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि क्या हो कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े और लोग जो है वो और वैकल्पिक जो अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी तरफ को जाएं और थोड़ा सा अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए। ठीक, दिस shall lead to the diversification of economic base and establishment of functional linkages between basic villages, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट सेंटर्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज तो यही कि जो इकोनॉमिक बेस है वो डाइवर्स होगा, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे इकोनॉमी से संबंधित। ठीक है, और बाकी जो बेसिकली जो गांव हैं, जो एग्रो सर्विस सेंटर्स होते हैं, एग्रो सर्विस सेंटर मतलब ऐसे सेंटर होते हैं जिनको कृषि सेवा केंद्र बोला जाता है, यानी कि जो किसानों से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैक्टर की अगर कोई कभी खराब हो जाता है, कोई उनकी मशीन खराब हो जाती है, कोई पंप खराब हो जाता है, उनको वहां से आपका जो ये होता है खाद होती है, जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड कराने की बात है, सीड्स वगैरह प्रोवाइड कराने की बात है, तो उस तरीके के जो सेंटर्स होते हैं उनको बोला जाता है एग्रो सर्विस सेंटर्स। ठीक है, और जो मार्केट सेंटर्स है, यानी कि जहां पर आपकी फसल तैयार होगी तो उसको आप जब बेचने जाएंगे, वो कहां बेचेंगे, आप बाजार में जाके बेचेंगे, मार्केट में जाके, तो उन चीजों के बीच में क्या है, उससे एक लिंक बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ध्यान नहीं देना है, बाकी उससे संबंधित हम कह सकते हैं कि अलाइड सेक्टर्स तो है ही है, और कुछ इकोनॉमिक सेक्टर जो है उनके भी डेवलपमेंट करने की यहां पर विशेष रूप से जरूरत है, तब जाके पूरे के पूरे क्षेत्र का जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, एक पूरे के पूरे तरीके से, एक कंप्लीट तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, आई नो, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें, मतलब ऐसा था कि जनरल डिस्कशन था, हालांकि जनरल डिस्कशन था, लेकिन ये समझना, ये जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और किस तरीके से अगर कोई केस स्टडी आपको दी जा रही है तो उसको आपको पढ़ना, समझना और जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद